को सिलेक्ट करता है। इसके अलावा के.एम. कुंदनानी कॉलेज अपने छात्रों की हायर स्टडीज के लिए, वो चाहे देश में हो या फिर विदेश में, उनकी इसमें मदद करता है। कॉलेज का अपना स्टूडेंट्स एड फंड भी है, जिससे ये अपने जरूरतमंद विद्यार्थियों की किताबों से लेकर अन्य प्रकार की भी मदद करने का काम करता है। कॉलेज एकेडमिक, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज के लिए अपने प्रखर छात्र को हर साल 2 गोल्ड मेडल देता है। इसके अलावा कॉलेज सालाना फंक्शन पर विनर स्टूडेंट्स को विभिन्न प्राइजेस देते हुए उनकी हौसला अफजाई भी करता है। एक और महत्वपूर्ण बात, के.एम. कुंदनानी कॉलेज भ्रूण हत्या के विरुद्ध फीमेल भ्रूण हत्या को रोकने की बात करता है। के.एम. कुंदनानी कॉलेज रिसर्च, फार्मेसी, एजुकेशन, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल और हेल्थ से जुड़े दूसरे एरियाज में भी अपनी अलग पहचान बनाने के लिए तत्पर है। कुंदनानी कॉलेज की कोशिश बस यही है कि वो अपने मॉडर्न व यूनिक विचारों के कारण ऐसे प्रोफेशनल्स प्रोवाइड कर सके जो वर्ल्ड क्लास हों और मानवता की सेवा में उनका अहम योगदान हो। इस महान विचार के साथ हमारी के.एम. कुंदनानी कॉलेज की चर्चा अब यहीं पर समाप्त होती है। आगे हम आपसे फिर मिलेंगे कामयाबी की सच्ची गाथाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आइए हम आपको मिलवाते हैं कुंदानी कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल साहब से, डॉक्टर वी.एस. वेलनकर साहब से। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार सर, ये आपकी संस्था कब शुरू हुई, इसके पीछे उद्देश्य क्या था, और फार्मा कॉलेज आपने कब शुरू किया? तो उसका शुरू हो गई, यानी ये जो कॉलेज है के.एम. कुंदनानी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये अंडर द बैनर ऑफ हैदराबाद स्टेट नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड, इनके अंडर आते हैं। उनके बहुत इंस्टीट्यूशन है बम्बई में और आसपास में। और हमारा जो फार्मेसी कॉलेज उन्होंने शुरू किया वो 1971 में शुरू किया। इसके पीछे उद्देश्य यही था कि फार्मा एजुकेशन का जो लाभ है वो विद्यार्थियों को मिल जाए, और देश में इतने डिसीजेज है वो डिसीजेज का स्टडी करे, उनके पीछे जो दवाइयाँ लगती है उसका स्टडी करे। वो सब सोच समझ के उन्होंने ये कॉलेज शुरू किया। उसको अभी 40 साल हो गए हैं। तो 1971 टू 2011 ये कॉलेज का ये प्रोफाइल आगे बढ़ रहा है। इस कॉलेज में आज तक जितने विद्यार्थी आए, उनमें से कितने प्रतिशत लोगों ने अपनी खुद की औद्योगिक संस्था शुरू की, या कितने प्रतिशत लोग हॉस्पिटल्स में हैं, कितने प्रतिशत लोग जॉब पे हैं? क्या आप बता सकते हैं? रफली मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी 40 साल हो गए, मैं ही ये इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा हूँ सिंस 1981, यानी मतलब ऑलमोस्ट 29 ईयर्स हो गए। तो टोटल बाय एंड लार्ज देखे तो मेजर कोर यानी मेजर परसेंटेज जो है ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर पासिंग आउट, दे जॉइन द इंडस्ट्री। बोलो 75% जॉइन इंडस्ट्री। बाकी जो 25% बाकी रहते हैं उनमें से कुछ 5% हॉस्पिटल्स में भी ज्वाइन करते हैं, 10% हायर एजुकेशन में जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं 10-15%, और रिमेनिंग दे स्टार्ट देयर ओन समथिंग लाइक रिटेलर्स, केमिस्ट शॉप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप एंड सो ऑन। यानी मेजर कोर जो है वो इंडस्ट्री में ही जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ आपके संस्थान में अगर विद्यार्थी फार्मा का एजुकेशन ले तो कभी बेकार नहीं रह सकता। सडनली बेकार नहीं रह सकता है। अभी तक का समझो स्टैटिस्टिक्स मैंने लिया लास्ट 40 ईयर्स का, मुझे नहीं लगता है कि कोई बेरोजगार है। जो फीडबैक हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से कोई भी ऐसा नहीं है, 1% भी नहीं है कि जो बेरोजगार है। आगे आने वाले समय में जो भी विद्यार्थी इस संस्था में प्रवेश लेना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, वो साइंस का आधार होना ये जरूरी है। जरूर है। तो आप आने वाले विद्यार्थियों को, क्योंकि आज अपने देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा प्रतिशत है, आपके संस्थान से अगर वो पढ़ लिख लेता है तो उसको रोजी रोजगार का कोई प्रॉब्लम नहीं आना है, ऐसा आपने कहा है। इसके लिए विद्यार्थियों को, आगे आने वाले विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देने के लिए सर मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी
मैं एक मैसेज पास करना चाहता हूँ कि आपको सच्ची फार्मेसी का एजुकेशन लेने का है। समझो आप सोच रहे हैं, इफ एट ऑल यू आर टू माइंडेड कि जाऊँ या ना जाऊँ, तो मैं बोलूँगा जरूर आप ज्वाइन करो बी फार्म कोर्स, क्योंकि बी फार्म कोर्स तो वर्सेटाइल है। यानी आफ्टर पासिंग बी फार्म आपके लिए बहुत ऐसे एवेन्यूज हैं जो ओपन हो रहे हैं। मतलब आप सेल्स में करियर कर सकते हैं, आप मार्केटिंग में करियर कर सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में करियर कर सकते हैं, आप क्वालिटी कंट्रोल में, क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल में करियर कर सकते हैं। बहुत ऐसे जगह है जिधर आप अपना करियर कर सकते हैं। नए इमर्जिंग एरियाज है जिसको आप क्लिनिकल स्टडीज बोलते हैं, उधर भी आपका एक करियर कर सकते हैं। फार्मिको इकोनॉमिक्स है, वो भी करियर कर सकते हैं। यानी मतलब जो आने के सोच रहे हैं उनके लिए पूरा ये इतना बड़ा भंडार पूरा ओपन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपका अमूल्य समय दिया इस कार्यक्रम में आके, और आगे आने वाले विद्यार्थी जो फार्मा में और फार्मा इंडस्ट्री से में काम करना चाहते हैं उन लोगों को आपने बहुत सारी जानकारी दी। इसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम आपको KMKCP कॉलेज के बारे में इतना तो बता ही चुके हैं कि आप दूसरों को एडवाइस कर सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स फार्मा में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं वो KM कुन्नानी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में ही एडमिशन लें। हमारी शुभकामनाएं कॉलेज के स्टाफ और एक एक स्टूडेंट के साथ है कि वो भविष्य में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें। इनोविजन मीडिया को जरूरत है कॉन्सेप्ट सेलिंग के लिए मार्केटिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की, और क्रिएटिव टीम में जरूरत है डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और एडिटर्स की। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 022-2871-0321 या 022-2871-3228 पर, या लॉगिन करें हमारी वेबसाइट पर www.innovisionmedia.in। चेक के जरिए भुगतान नए वित्त वर्ष से महंगा हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक क्लियरेंस के लिए बैंकों को अधिक शुल्क लगाने की अनुमति दे दी है। खासकर अधिक धनराशि के या फिर दूसरे स्टेशनों के चेक पर बैंक अधिक शुल्क वसूल सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के सर्कुलर के अनुसार बैंकों को 1 लाख रुपए से अधिक राशि के चेक की स्पीड क्लियरिंग पर फीस तय करने का अधिकार होगा। अभी तक बैंकों को 1 लाख रुपए से अधिक तक की स्पीड क्लियरिंग पर 150 से अधिक फीस वसूलने का अधिकार नहीं था, जबकि 1 लाख रुपए तक के चेक पर कोई फीस नहीं लगती है। हालांकि नई व्यवस्था में भी 1 लाख रुपए तक के चेक क्लियरेंस पर कोई फीस नहीं लगेगी। लोकल क्लियरिंग पर भी चेक भुगतान करने वाला बैंक हर चेक पर 1.5 रुपए वसूल सकता है। अभी तक ये शुल्क 1 रुपए प्रति चेक था। भारत के सुशिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार जिन्हें काम की तलाश है, इनोविजन मीडिया लेके आए हैं उनके लिए मौका नौकरी पाने का। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर कॉल करें 022-2871 0320 और 022-2871-0321 या लॉग इन करें www.innovisionmedia.in पर। हमारे द्वारा प्रदान की गई ये सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं। ये सेवाएं बिल्कुल फ्री हैं। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे अपने पर्सनल इनकम टैक्स बोला मैंने, पर्सनल इनकम टैक्स सेम। कॉर्पोरेट मीन्स इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कंपनीज होते हैं, इंडियन कंपनीज होते हैं, उनका इनकम पे वो जो टैक्स भरते हैं दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स। जैसे इंडिविजुअल को डिफरेंट हेड्स का इनकम होता है,
कॉर्पोरेट्स को भी होता है, खाली सैलरी इनकम नहीं होता है, अदर इनकम्स होता है, जैसे कैपिटल गेन का इनकम होता है कॉर्पोरेट्स को, उसका बिजनेस इनकम होता है, अदर सोर्सेज का इनकम होता है, रेंटल इनकम भी कॉर्पोरेट को होता है, उसका कोई प्रॉपर्टी रहेगा रेंट दिया होगा वो रेंटल इनकम भी होता है। सेम इंडिविजुअल का जैसा कॉर्पोरेट को भी टैक्स होता है। इंडिविजुअल एक नेचुरल बॉर्न पर्सन होता है, ये इट्स अ लीगल एंटिटी जो इनकॉर्पोरेटेड बाय वर्च्यू ऑफ लॉ में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, जो आर्टिफिशियल पर्सन लीगल पर्सन, तो उसको सेम इंडिविजुअल का जैसा टैक्स भरने का है। उसके लिए उसका इनकम जैसे इंडिविजुअल का है, कॉर्पोरेट का भी जो भी इनकम है यू हैव टू एग्रीगेट फास्ट टोटल करने का, उसमें से कुछ डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस जो है गवर्नमेंट ने दिया हुआ है वो माइनस करने का, उसका बाद टैक्सेबल इनकम आएगा। टैक्सेबल इनकम पे फ्लैट रेट ऑफ टैक्स किया हुआ है गवर्नमेंट, अप टू 1 करोड़ रुपीज कोई भी कंपनीज का टैक्स इज 30%, एबव 1 करोड़ होएगा तो देन एडिशनल 10% सरचार्ज यू हैव टू पे गवर्नमेंट को टैक्स, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स। लाइक इंडिविजुअल आपका कोई टीडीएस एडवांस टैक्स ये सब रहेगा तो आपको वो डिडक्शन करने का, तो नेट जो आएगा टैक्स वो भरने का। टैक्स रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जैसे पहले आपने आपका इनकम डिराइव कर लिया जिसका ऊपर टैक्स भरने का है, अभी क्या रेट पे आप टैक्स भरोगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है, हर साल के लिए प्रेस्क्राइब करता है, फिक्स करता है कि ये इनकम पे कितना टैक्स भरने का है। जैसे इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स रेट फिक्स किया हुआ है, तो उसमें जैसे इनकम से है आपका, इनकम से 1,60,000 तक एग्जेम्पशंस रखा हुआ है कि नॉट अप टू एनी पे, कोई टैक्स नहीं भरने का है। 1,60,000 से 5 लाख तक 10% टैक्स, 5 लाख से 8 लाख तक 20% टैक्स, और 8 लाख का ऊपर रहेगा आपको 30% टैक्स है। दिस इज फॉर मेन एसेसिस, जो आदमी है तो मेन एसेसिस बोलते हैं, मेन पर्सन, तो उन लोग के लिए है। जैसे वुमेन है, वुमेन के लिए अलग से रेट रखा हुआ है कि 1,90,000 तक टैक्स एग्जेम्पशन है तो कोई टैक्स नहीं भरने का है। 190 से 5 लाख तक 10%, 5 से 8 20%, और 8 लाख एबव आपको 30% टैक्स भरने का है वुमेन के लिए। सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं? इनकम टैक्स में 60 साल उम्र का कोई ज़्यादा हो गया तो उसको सीनियर सिटीजन बोलते हैं। तो सीनियर सिटीजन के लिए 2,50,000 का लिमिट है, 2,50,000 तक टैक्स नहीं भरने का। 2,50,000 से 5 लाख तक 10% टैक्स, 5 लाख से 8 लाख 20%, और एबव 8 लाख अगेन 30% टैक्स भरना रहता है। और एक नया टाइप का एसएससी जो है ये बजट में, लास्ट बजट में इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने, दैट इज वेरी सीनियर सिटीजन। वेरी सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ज़्यादा है बट 80 साल तक वो सीनियर सिटीजन रहता है। 80 साल का ऊपर हो गया तो उसको वेरी सीनियर सिटीजन बोलते हैं। तो उन लोग के 5 लाख तक इनकम पे टैक्स फ्री कर दिया है कि दे डोंट हैव टू पे एनी टैक्स। ये इंडिविजुअल का टैक्स रेट है। और स्लैब जो है, स्लैब गवर्नमेंट फिक्स करता है एवरी ईयर यूनियन बजट में कि कौन सा साल में क्या टैक्स रेट होएगा, क्या स्लैब पे होएगा, क्या इनकम पे क्या टैक्स होएगा, उसको स्लैब रेट्स बोलते हैं। सिमिलरली कंपनीज के लिए भी ऐसे ही, कंपनी में कोई स्लैब रेट नहीं है, कंपनी में फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है। 30% टैक्स आपका कोई भी इनकम रहेगा, अप टू 1 करोड़ रुपीज इनकम पे 30% टैक्स है। 1 करोड़ का ऊपर होएगा इनकम कॉर्पोरेट्स का, कंपनी का, तो देन 10% एडिशनल टैक्स, सरचार्ज बोलते हैं, सरचार्ज भरना रहता है। छूना है, आगे बढ़ते जाना है, मुट्ठी में कर ले जहां, अब पीछे नहीं हटना है। क्या